और इंटरनेट के दुरुपयोग से हैकिंग, फिशिंग, डेटा चोरी और साइबर बुलिंग जैसे अपराध बढ़े हैं। भारत में साइबर अपराधों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी अधिनियम नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए धारा 66 हैकिंग के तहत अनाधिकृत पहुंच पर 3 वर्ष तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 66C पहचान चोरी और धारा 66D प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी भी महत्वपूर्ण है, जो क्रमशः 3 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करती है। धारा 67 और धारा 67A अश्लील सामग्री के प्रकाशन प्रसारण को दंडित करती है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने फिशिंग ईमेल के माध्यम से किसी के बैंक खाते की जानकारी चुराकर 10 लाख रुपए हस्तांतरित किए। यह धारा 66C और धारा 66D के तहत अपराध है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य जैसे ईमेल, लॉन्स और आईपी एड्रेस का विश्लेषण साइबर फॉरेंसिक द्वारा किया जाता है। उज्जैन में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना नहीं है और प्रकरणों का डेटा अनुपलब्ध है। प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि उज्जैन सहित संभागों में साइबर फॉरेंसिक लैब शीघ्र स्थापित की जाए, ताकि डिजिटल साक्ष्य, डेटा रिकवरी और नेटवर्क विश्लेषण के माध्यम से साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। धन्यवाद। श्री सचिन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे शून्यकाल की सूचना इस प्रकार है। सरकार ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण के मुद्दे पर मजबूती से ओबीसी वर्ग का पक्ष नहीं रख रही है, जिसके कारण ओबीसी वर्ग के हजारों प्रतिभावान छात्र परेशान हो रहे हैं। सरकार तत्काल प्रभाव से 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड करे। सरकार की निष्क्रियता को लेकर के ओबीसी वर्ग में भारी रोष है। अब पत्र पटल पर रखे जाएंगे। श्रीमान जगदीश देवड़ा जी। अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय। देवड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मैं मंत्री। कंपनी अधिनियम। माननीय अध्यक्ष महोदय। एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको हमने पटल पे ध्यान आकर्षण के माध्यम से कानून व्यवस्था को लेके भी किया है, आदिवासियों की जमीन वन भूमि के पट्टों को लेके भी स्थगन भी दिया है, खाद के लेके किसानों को लेके भी दिया। तो मेरा सोचना माननीय अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि 4 दिन हो गए और 139 पे अपन अति महत्वपूर्ण चर्चाएं जो करा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि दूसरी चर्चाएं महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि इस पे इसको आप स्वीकृत करने के अनुसार करें। हमारी आपसे बातचीत हुई। सभी विधायक, सभी विपक्षी सदस्यों की उस मामले में मेरी आपसे बातचीत हुई है और अब मैं अवसर दूंगा आपको। श्रीमान देवड़ा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कब देंगे? आज, कल, परसों? ये तो बता दें। जल्दी ही देंगे। जल्दी देंगे तो सदन ही खत्म हो जाएगा। सदन खत्म नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जगदीश देवड़ा जी। जगदीश देवड़ा जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, भैया, मैं कंपनी अधिनियम 2013। एक मिनट दोगने जी। अत्याचार हुआ है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस घटना को सुने जरा। मेरा आपसे अनुरोध है जी। आपने शून्यकाल की सूचना दी होगी। जी। दिन में एक दिन के लिए 10 सूचनाओं का चयन किया जाता है। जिनको चयन किया वो आज आई हैं, आपके वहाँ पेंडिंग है तो वो भी आएगी। ठीक है, आप ऐसा थोड़ा सा बोल बाल दोगे तो फिर वो खत्म हो जाएगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आएगी तो धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जगदीश जी। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 क्रमांक 18 सन 2013 की धारा 395 की उपधारा 1 ख की अपेक्षानुसार दी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 92वां, 93वां एवं 94वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018, 2019, 2019, 2020 एवं 2020-2021 पटल पर रखता हूँ। श्री प्रद्युमन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत अधिनियम 2003 क्रमांक 36 सन 2003 की धारा 182 के अपेक्षानुसार मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1159/, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग/2025 दिनांक 2019 जून
2025 एवं ख कंपनी अधिनियम 2013 क्रमांक 18 सन 2013 की धारा 395 की धारा 1 ख की अपेक्षा अनुसार मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं पटल पर रखता हूं। श्री इंदर सिंह परमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 क्रमांक 22 सन 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 23-24 एवं मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007 क्रमांक 17 सन 2007 के अंतर्गत बनाए गए नियम 2008 की धारा 22 एवं 23 के उपनियम 4 की अपेक्षानुसार मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 24-25 पटल पर रखता हूँ। श्री दिलीप अहरवार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 क्रमांक 18 सन 2013 की धारा 394 की उपधारा 2 के अपेक्षानुसार मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2021-2022 पटल पर रखता हूँ। अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं। श्री सचिन सुभाष चंद्र यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यान आकर्षण की सूचना इस प्रकार है। खरगोन जिले की महत्वाकांक्षी महेश्वर जल विद्युत परियोजना का काम ठप होने से निर्माण को लेकर व्यय की गई लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि का सदुपयोग नहीं हो पाया है। इस परियोजना के डूब प्रभावित गांवों का भी समुचित पुनर्वास नहीं हो पाया है। कुछ गांवों का विस्थापन करने के बावजूद वहां पर अभी तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इस परियोजना को लेकर इन प्रभावित गांवों के रहवासियों को शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों से वंचित कर दिया गया है। मेरी विधानसभा क्षेत्र कसरावत के 7 गांव अमलाथा, नाहरखेड़ी, लेपा, ससाबड़, तेलियाओं, मलगांव और भट्ट्यान पूर्ण प्रभावित गांवों में शामिल हैं। इसके अलावा 4 ग्राम लालपुरा, नांदिया, शिवरामपुरा और कात्याखेड़ी की भूमि डूब प्रभावित है। इस परियोजना में विधानसभा क्षेत्र कसरावत के साथ ही महेश्वर बड़वा के गांव भी प्रभावित हुए हैं। डूब प्रभावित गांव में पिछले 35 वर्षों से विकास कार्य नहीं हुए हैं। ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्तर तक लगभग 35-40 वर्षों से ज्ञापन देकर मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अमलाथा, भट्ट्यान बुजुर्ग और ससाबड़ का आज तक पुनर्वास नहीं हुआ है। साल दर साल बढ़ती परियोजना की लागत वाली महेश्वर जल विद्युत परियोजना का पुनर्निर्माण कब शुरू होगा? खरगोन जिले के डूब प्रभावित गांवों का पुनर्वास कब होगा? विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं से वंचित ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के साथ सरकारी सुविधाएं कब और कैसे मुहैया कराई जाएंगी? प्रभावित ग्रामीणों के मुआवजे की स्थिति क्या है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10x40 मेगावाट महेश्वर जल विद्युत परियोजना जिला खरगोन की परिकल्पना नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की गई थी तथा परियोजना को वर्ष 1992 में निजी क्षेत्र की कंपनी मैसर्स श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को क्रियान्वयन हेतु सौंपा गया था। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों हेतु संपूर्ण राशि श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी तथा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा पुनर्वास गतिविधियों में समन्वय का कार्य किया जाना था। परियोजना की गतिविधि को आगे बढ़ाने हेतु वित्त पोषण करने वाली मुख्य संस्था PFC श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल आदि के मध्य वर्ष 2005 में अनुबंध निष्पादित किया गया। परियोजना के वित्तीय पोषण हेतु श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रुपये 400 करोड़ के डिवेंचर जारी किए जाने हेतु PFC द्वारा गारंटी दी गई एवं राज्य शासन द्वारा PFC के पक्ष में काउंटर गारंटी दी गई।
उक्त अनुबंधों के प्रावधान के अनुसार राज्य शासन द्वारा पीएफसी के पक्ष में दी गई गारंटी से 4 वर्ष यथा दिनांक 8/3/2010 तक परियोजना से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाना था, जो कि नहीं हुआ। महेश्वर जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई के समाधान हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, पीएफसी के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के अनुसार प्रथम परिदृश्य, जिसमें परियोजनाओं के विकासक द्वारा परियोजना को पूर्ण करना था एवं रुपये 600 करोड़ का अतिरिक्त पूंजी निवेश किया जाना था। उक्त परिदृश्य के असफल होने के उपरांत द्वितीय परिदृश्य पर कार्रवाई की गई, जिसमें पीएफसी द्वारा परियोजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया गया एवं लगभग रुपये 383 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। विकासक द्वारा एनसीएलटी को पीएफसी के विरुद्ध लगातार शिकायतें की गईं, जिसमें एनसीएलटी द्वारा यह पाया गया कि लैंडर्स द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों का हस्तांतरण विधि सम्मत तथा वैध नहीं है। एनसीएलटी के उक्त आदेश के विरुद्ध पीएफसी द्वारा एनसीएलटी में अपील दायर की गई। एनसीएलटी के आदेश दिनांक 12/3/2018 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा लैंडर्स, पीएफसी एवं विकासक के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति की अनुशंसा अनुसार द्वितीय परिदृश्य के विफल होने एवं तृतीय परिदृश्य, जिसमें परियोजना के पूर्ण होने की संभावना को क्षीण मानते हुए अपने हितों की रक्षा हेतु राज्य शासन को परियोजना से दूर होने की अनुशंसा की गई पर सहमति बनी। पीएफसी द्वारा द इंसाल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु एनसीएलटी में याचिका दायर की गई। राज्य शासन द्वारा अप्रैल 2019 में परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु पुनः टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स के अथक प्रयासों के उपरांत भी सदस्यों के मध्य सहमति नहीं बनी। टास्क फोर्स द्वारा नवंबर 2019 में 2 विकल्प प्रस्तुत किए गए। द्वितीय विकल्प के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण एनसीएलटी में प्रस्तुत आईवीसी पिटीशन में किए जाने का सुझाव दिया गया। महेश्वर परियोजना एनसीएलटी में विचाराधीन होने के दृष्टिगत विधेयक सलाह के आधार पर राज्य शासन द्वारा समस्त अनुबंध समाप्त कर दिए गए। वर्तमान में 10/40 मेगावाट महेश्वर जल विद्युत परियोजना दिवालिया प्रक्रिया समाधान न्यायालय के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में विचाराधीन है। अतः वर्तमान में परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार की पुनर्वास संबंधी गतिविधियां किया जाना संभव नहीं है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही तत्संबंध में नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। उपरोक्त अनुसार निजी निवेशक मैसर श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही 10x40 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन स्थगित होने एवं वैधानिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पुनर्वास और विकास की गतिविधि नहीं की जा रही हैं। श्री सचिन जी पूरक प्रश्न करें। महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा ध्यान आकर्षण को ग्राह्य करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय को इस सदन में उठाने का आपने अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण में मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, इसमें मैं माननीय हमारे पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें पूरे मामले में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कि ये आपका जो जवाब आया है उससे कहीं ना कहीं जो मेरी मंशा थी वो मंशा के अनुरूप आपका जवाब नहीं आया। ये
टिपिकल एक जो ब्यूरोक्रेटिक एक आंसर होता है, जो जवाब होता है, वो ब्यूरोक्रेटिक आंसर जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पढ़ के सुनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आज लगभग 35 वर्ष से अधिक का समय हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, और आज भी हमारे क्षेत्र के जो डूब प्रभावित लगभग 61 गांव जो है इस पूरे परियोजना से प्रभावित हुए हैं, और लगभग 10,000 परिवार जो है माननीय अध्यक्ष महोदय इस पूरे योजना से प्रभावित हुए हैं, और आज वो ऐसा नरकीय जीवन जी रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। आज वहां पर जहां जिन गांवों का पुनर्वास नहीं हुआ है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आज वो इतनी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करने की माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए भूमिका बनाने का जरूरी माननीय महोदय, भूमिका सब लोग बनाएंगे तो ध्यानाकर्षण के जो नियम है उसका उल्लंघन होगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष है, कोई बहुत बड़े सदस्य तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूरक प्रश्न करें, 2 प्रश्न करें। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इस योजना को 2020 में बंद करने की घोषणा की है, इसको टर्मिनेट करने का काम किया है, और एक तरफ आपको चिंता है जो 6,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के नीलामी की आप जो है बात कर रहे हैं, उससे पैसा जो रिकवर होगा, उस पैसे से जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनका तो पैसा रिकवर हो जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो लोग वहां पर प्रभावित हुए हैं उन प्रभावितों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं से उनको जो वंचित रखा गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो उनका क्या होगा, उनका पुनर्वास का क्या होगा? जिन गांवों का पुनर्वास हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर भी मूलभूत सुविधाएं नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी प्लॉटों की रजिस्ट्रियां हुई है माननीय, जिनको प्लॉट आवासीय प्लॉट अलॉट किए गए माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इस तरह की समस्याएं जो है वहां पे सामने आ रही है। ठीक है सचिन जी, जो कर्मचारी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन कर्मचारियों का भविष्य भी जो है माननीय अध्यक्ष महोदय अटका हुआ है ना, उनको किसी प्रकार की कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय को, माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूँगा कि पहले ही हमारी सरकार बिल्कुल हर वर्ग की हर चीज़ का ध्यान रखती है। देखिए, जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे राशन की योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ वहाँ पे मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये बताना चाहता हूँ आदरणीय कि वो पूरा ज़मीन का जो मामला है वो अभी न्यायालय में, ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। अभी हमारी सरकार ने अपनी बात रख के इसका 11 तारीख को फैसला भी कराया है, और जब इसकी नीलामी प्रक्रिया जो भी होगी, उसके बाद जो राशि प्राप्त होगी, उसमें भी सरकार का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम उन परिवारों के साथ भी न्याय हो, बैंकर्स का भी, पार्टी का भी पैसा मिले, और हमारा जो है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये कहना आपका उचित नहीं है कि हमारी सरकार का ध्यान नहीं है, ध्यान निश्चित है, और हम उस पर बिल्कुल हमेशा कड़ी नज़र रखे हुए हैं। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो गांव जिनका पुनर्वास नहीं हो पाया है, उन गांवों में ग्राम पंचायतों में राशि भी है माननीय पंचायत मंत्री जी, लेकिन उन चूंकि वो डूब प्रभावित गांव की श्रेणियों में आ रहे हैं, वहां पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे माननीय अध्यक्ष। और मैं माननीय मंत्री जी से ये स्पष्ट जानना चाहूंगा, क्या इस परियोजना का भविष्य क्या है? ये जो अनिश्चितता का जो एक माहौल बना हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनिश्चितता के माहौल को दूर करने का आप स्पष्टीकरण दें कि यह योजना भविष्य में जो आज जो उसकी परिस्थिति है, यहीं पे नीलामी होने के बाद जो पैसा रिकवर होगा, उसके बाद वो वहीं की वहीं बंद हो जाएगी, कि जो निर्माण दिन है माननीय अध्यक्ष महोदय, परियोजना लगभग उसमें 10 गेट हैं, उसमें 3 टर्बाइन लग चुकी है, 7 टर्बाइन लगना बाकी है। तो क्या इतना जब करोड़ रुपए लग चुके हैं, तो क्या सरकार इस योजना को आगे बढ़ाएगी, या वहीं पे जो अभी जो उसकी वर्तमान स्थिति है वहीं पे उसको खत्म कर देगी? मैं ये जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष। मेरा आपसे माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि वो जो जगह निर्माण विकास कार्य की बात कर रहे हैं, वो दूसरे के स्वामित्व की है। सरकार वहाँ पे पैसे का इन्वेस्टमेंट खर्च नहीं कर सकती है। प्रकरण न्यायालय में है, न्यायालय की प्रक्रिया पूरे होने के बाद उसका जो भी निराकरण होगा, उसके बाद कोई काम संभव होगा। मैं ये स्पष्ट कर दूं, जब तक कोई भी बात इसमें न्यायालय नहीं होने के कारण मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा है कि तो हमने वहाँ पे कुल 22 गांव थे, कुल जो है उन 22 गांवों को विस्थापन का काम हुआ, मकान कुछ बने, कुछ ने कब्जा लिया,
4 गांव ऐसे थे जो ऊपर शिफ्ट हो गए। पर निश्चित रूप से इस समय परेशानी है, मैं माननीय सदस्य की बात से अवगत हूँ, सरकार हमारी अवगत है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब तक न्यायालयीन प्रकरण स्पष्ट नहीं होगा वहां पर कोई काम कराने का आश्वासन देना संभव नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से, और बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही गंभीर मंत्री माननीय पंचायत मंत्री भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ। जो मैंने बात पहले भी रखी उसको मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूँ कि जिन गांवों का पुनर्वास नहीं हो पाया है माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो मूलभूत सुविधा है, नाले निर्माण है, खरंजा निर्माण है, वहां पर अन्य जो सुविधाएं ग्राम पंचायत के द्वारा मुहैया कराई जाती, आधारभूत मूलभूत सुविधाएं जो है, उन मूलभूत सुविधाओं का तो माननीय अध्यक्ष महोदय निर्माण कार्य शुरू हो। इसका निर्णय कब होगा कब नहीं होगा, 35 साल तो माननीय अध्यक्ष महोदय हो गए, अब और पता नहीं कितने समय और निकल जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सिर्फ आपसे, आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि ग्राम पंचायत को जिन गांवों का पुनर्वास नहीं हो पाया है उनका ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कार्य किया जाए, और जिन गांवों का पुनर्वास हो चुका है वहां पर भी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है, उनको अगर इतनी अनिश्चितता है तो आप उनको ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दीजिए और ग्राम पंचायत के माध्यम से वहां जो बचे हुए मूलभूत के कार्य हैं वो किए जाएं। और एक और अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इतना लंबा समय बीत गया है, वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम एक स्पेशल पैकेज जो है इन गांवों में आधारभूत निर्माण के लिए, पंचायत मंत्री जी यहां पर बैठे बड़े संवेदनशील है, बहुत ही गंभीर हैं, मुझे आशा है कि जो है मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वहां पर अतिरिक्त राशि इन ग्राम पंचायतों में दे करके वहां पर मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करने का कार्य करेंगे। और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँ, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के बारे में भी कोई उसमें होना चाहिए। प्लीज, कई प्रश्न आ गए, मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% सच है। उस विवाद के कारण ये समयावधि बढ़ी है। जहाँ पर विस्थापन हुआ है, ये बात मेरे संज्ञान में आई थी तो मैंने उसकी जानकारी तब ली थी। तो विस्थापन जहाँ पर हो गया है वहाँ पर तो पंचायतों का अधिकार है, लेकिन चूँकि बड़ी अलग से पैकेज चाहिए, ये माननीय विधायक की अपेक्षा है। लेकिन कुछ ऐसे गाँव हैं जो FL लाइन के नीचे हैं, जो विस्थापन की परिभाषा में है, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं मिला या कुछ लोग वहाँ से हटे नहीं, तो पंचायत विभाग ने उनको विस्थापित गांव मानकर वहाँ पर निर्माण की अनुमति नहीं दी है। मैंने जिले के कलेक्टर को भी हम इस बारे में फिर से कहने वाले हैं कि एक बार इस पूरे पैकेज को देख लें। लेकिन जो FL लाइन के नीचे हैं वहाँ तो सरकार अनाधिकृत रूप से काम नहीं कर सकती। कोई छोटी मोटी सुविधा हो तो दी जा सकती है। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, कल के दिन वो डूबेगा, मुझे लगता है कोई अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तो मुझे दोनों बातें ध्यान में हैं। जब सज्जन जी ने कहा था मैंने उसकी जानकारी ली थी। मैं फिर से जिला कलेक्टर से कह के कि एक बार पैकेज के तौर पर देखें कि अपन इसमें क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर अभिलाष पांडे जी, जो डूब प्रभावितों को, आखिरी सवाल, अभिलाष पांडे जी, आखिरी सवाल, प्रश्न हो गए। जो डूब प्रभावित जिनको आवासीय उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, कम से कम रजिस्ट्री करवाने का आदेश दे दें आप। अभिलाष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम रजिस्ट्री तो करवाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो लोन ले सके, लोन लेकर अपने मकानों का निर्माण कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अभिलाष जी, एक मिनट खत्म कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनको आवासीय प्लॉट मिले हैं उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम रजिस्ट्री अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई पुनर्वास अधिकारी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय जिसके निराकरण के लिए कोई जा सके। विभाग के मंत्री एक व्यवस्थित अधिकारी, पुनर्वास अधिकारी तो वहां पर आए माननीय अध्यक्ष महोदय। विभाग के मंत्री जी ने भी जवाब दिया है, वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने भी जवाब दिया है। कुल मिला के हाउस इसलिए होता है कि हम पूरे हाउस के माध्यम से सरकार के संज्ञान में जनता की पीड़ा को ले आए। मैं समझता हूं कि सरकार के संज्ञान में ये आई है, आगे की कार्रवाई सरकार गंभीरता से करे और आपकी और जनता की भावनाओं को समझे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। डॉक्टर अभिलाष पांडे जी, में एक समिति गठित हो जाए, माननीय पंचायत मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री खुद आकर के मेरे साथ भ्रमण कर लें, उनको वास्तुस्थिति मालूम चल जाएगी। प्लीज कम से कम समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, साल निकल गए माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश की संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर है। सचिन जी प्लीज, मैं माननीय बड़ा गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आग्रह, 35 वर्ष के बाद भी अगर यही माननीय अध्यक्ष महोदय अगर जवाब आएगा, या समय सीमा निर्धारित कर दें, या समय सीमा निर्धारित हो जाए या समिति बनवा दें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 साल पुराना मामला है, तो आपसे विनती है कि सरकार इसमें कोई समय सीमा निर्धारित कर दे कि वो जो मांगे है उसको एक समय सीमा में जो हो सकती है वो करे। समय सीमा तो हो सकती है इसमें क्या। अब आपने स्वामित्व का अधिकार आप दे रहे, और आप उसको अधिकार पत्र दे दिया लेकिन उसको रजिस्ट्री नहीं करा रहे, तो इसमें क्या। प्लॉट उसको दे दिया है जब पुनर्वास का, तो उसको रजिस्ट्री का क्यों नहीं दे रहे आप, रजिस्ट्री के लिए परमिशन आपने अधिकार पत्र दे दिया, तो इसमें क्या परेशानी। अब इसमें भी सरकार टाले इसको बात को। माननीय प्रहलाद जी कुछ कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि मामला ट्रिब्यूनल के पास है। विस्थापन के बाद में अगर राजस्व ग्राम घोषित नहीं होगा तो ये समस्याएं हैं, उन चुनौती को उन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा है। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, सरकार के ध्यान में है, ट्रिब्यूनल के मामले में बीच में तो कोई करेगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी जिला कलेक्टर से मैंने कहा है कि हम एक बार बैठेंगे कि हम मामलों को, राजस्व के मामलों को कैसे निपटा सकते हैं, और पंचायत के विकास के काम अगर इस कारण से रुके हैं तो उसका कोई रास्ता निकलेगा तो उसका निकालेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य, ट्रिब्यूनल के अंदर मामला एनसीएलटी का है नीलामी को लेके, लेकिन जो अधिकार पत्र दिए प्लॉट के उनको रजिस्ट्री का अधिकार तो मिले, इसमें तो कोई ट्रिब्यूनल में मामला ही नहीं है, दोनों चीज विषय अलग है। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने कहा है कि उन्होंने जिला कलेक्टर से बात की है और फिर इस मामले पर बात करके क्या रास्ता इसमें माननीय मेरा आपसे अनुरोध है कि रजिस्ट्री के लिए ये तो नियम है, पॉलिसी है, तो ये इसमें एक समय सीमा मिल जाए। समय सीमा तो दे सकते हैं पर प्लॉट के लिए, ये तो अब समय सीमा प्लॉट में रजिस्ट्री के लिए स्वीकृति कब होगी, अधिकार पत्र मिल चुका पुनर्वास का, तो उसको रजिस्ट्री के लिए क्यों नहीं आप दे रहे। मैं विस्थापित जिनको प्लॉट मिल गए उनकी बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि सब चीज़ें यहाँ पर एक मिनट में कब्जा नहीं हो सकती। उधर एक मैं उदाहरण देता हूँ, पुनासा बांध के लिए 100 साल की लीज सरकार को मिली थी। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, कैसे आप यहाँ तय करेंगे आप तय कर लेना। और उसके बाद में हमारी एक आदर्श पंचायत है, वहाँ एक भी आदमी को प्रधानमंत्री आवास इसलिए नहीं मिला कि किसी ने लिख दिया कि साहब ये तो वन विभाग की भूमि है, वो 10, जबकि 90 साल की रीत में पुनासा को है, और पुनासा ने जिनने बनाया वही वहाँ पर रह रहे हैं। कामकाज की दृष्टि से वो आदर्श पंचायत है, लेकिन एक भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला था 6 महीने पहले। अब कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं और हम सोचते हैं कि यहीं बैठकर हो जाएगा, ये आसान नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार कलेक्टर को अधिकार देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा आशय नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि 35 साल हो चुके, तो आप ठीक 1 महीने 2 महीने 4 महीने, अब ऐसा थोड़ी कि आप फिर 35 साल इंतजार करोगे, जैसे ड्रोन की सर्वे हो रहा था, आप बोल दो 35 साल इंतजार करना रजिस्ट्री का, हम मान लेते रजिस्ट्री का वहां के पुनर्वास विस्थापित लोगों को किया जाए। माननीय अध्यक्ष, इसमें क्या परेशानी। आप जब अधिकार पत्र दे रहे, आपकी खुद ने आपने सेंट्रल योजना बनवाई स्वामित्व की, उसके बाद उनको रजिस्ट्री के अधिकार दे रहे, तो इसमें क्या परेशानी है, पॉलिसी मैटर है। माननीय उमंग जी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। स्वामित्व योजना जो है उसकी माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये पुनर्वास का मामला नर्मदा घाटी में कई अधिकार पत्र दिए, वहां भी ये विवाद आया था, लेकिन बाद में सबको रजिस्ट्री के दे दिए गए। तो अभी ये इसमें क्या, ये भी वही स्थिति है। तो मिनिस्टर की बात पर भरोसा करना चाहिए भाई। मेरा कहना है कि आप 1 साल बोलेंगे क्या, 1 साल बोल दें वरिष्ठ मंत्री, लेकिन नहीं आश्वासन देना, आश्वासन समिति में जाएगा और फिर 10 साल के बाद होगा। नहीं, ये आश्वासन समिति में नहीं जाएगा, वरिष्ठ मंत्री है, आप लोग मिलकर भी बात कर सकते हैं। वो 35 साल पुरानी बात कर रहे हैं माननीय सदस्य हमारे सचिन यादव जी, तो थोड़ा ये तो सदन को इतना संवेदनशील होना चाहिए। नहीं, ठीक बात, प्रहलाद जी ध्यान देंगे इस पर, प्रहलाद जी ध्यान देंगे। मैं माननीय प्रहलाद पटेल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी का भी। अभिलाष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि जो मेरा ध्यानाकर्षण है ये भाषा विषय का है, संस्कृत भाषा का है, तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि मुझे इस ध्यानाकर्षण को संस्कृत भाषा में रखने की अनुमति प्रदान की जाए। करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश ये अपि संस्कृत दृष्टाय समृद्धस्य राज्यस्य संस्कृत भाषाया संरक्षणाय संवर्धनाय च। हिंदी में दिया है उनने, यहाँ पर संस्कृत में पढ़ रहे हैं, आप जवाब हिंदी में दीजिए। मध्य प्रदेश ये अपि सांस्कृतिक दृष्टाया हिंदी में देंगे समृद्धस्याय राजस्याय संस्कृत भाषाया संरक्षणाय संवर्धनाय
चा विशेष प्रयत्नानां आवश्यकता विद्यते। ऐसा भाषा न केवलम आश्रम में तो संस्कृत का सारा लेना ही चाहिए। ऐसा भाषा न केवलम अस्माकं प्राचीन परंपराया ज्ञान विज्ञानस्य च संवहिका अस्ति, अपितु अस्माकं सांस्कृतिक स्वरूपस्य मूल आधारशिला अपि अस्ति। वर्तमाने काले विद्यालयेषु संस्कृत शिक्षणां भारी न्यूनता, शिक्षण संस्थानानां सीमित साधनानि, छात्र छात्राणां च अवनति, रुचि इत्यादयः समस्याः समुपस्थिताः सन्ति। अतः अस्माभिः सरकारं प्रति निवेदनं क्रियते यत् विद्यालयेषु संस्कृत भाषा द्वितीय भाषा रूपेण अनिवार्या क्रियेत। शिक्षकेषु नियुक्तयः शीघ्रं सम्पादयन्तां। संस्कृत विश्वविद्यालयेभ्यः महाविद्यालयेभ्यश्च आवश्यकं वित्तीयं सहायं दत्तं भवतु। शासकीय कार्यक्रमेषु प्रशासनिक कार्येषु च संस्कृत भाषायाः प्रोत्साहनं दीयताम्। एतेन सह छात्रेषु संस्कृत भाषायाम् उत्साहवर्धनाय राज्य स्तरे संस्कृताधारित स्पर्धानाम् आयोजनं क्रियेत। एते उपायाः न केवलम् अस्याः गौरवशालाय भाषायाः जीवित्वं सुनिश्चितं करिष्यन्ति, अपितु भाविनः पीढ़ियः अपि स्व संस्कृति कमूले सह संबद्धता भविष्यन्ति। माननीय मंत्री जी, हिंदी में। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर माननीय सदस्य ने पहले पूरा अगर बता दिया होता तो हम भी संस्कृत में उसको पढ़ देते, लेकिन क्योंकि पहली बार विषय आया है तो आंशिक रूप से जो तत्काल में हो सकता था वो तो संस्कृत में आपके सदन के सम्मान में रख ही सकते हैं सर। अस्याम विधानसभायाम एषः प्रथम अवसरः अस्ति यत् देवभाषां संस्कृतम् आधारीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः सदनस्य पटले शोभते पारितं च भविष्यति एव। एतस्य कृते अहं माननीय विधानसभा अध्यक्षं प्रति च माननीय सदस्य अभिलाष पांडे महोदयं प्रति धन्यवादां ज्ञापयामि, आभार प्रकटीकरोमि च। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सतत प्रयासरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में संस्कृत भाषा के विकास, संरक्षण, संवर्धन हेतु 2008 में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की स्थापना अधिनियम वर्ष 2008 के अधीन की गई। संस्कृत भाषा के विद्यालयों के नियमन एवं संस्कृत संवर्धन हेतु महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान प्रदेश में कार्यशील है। संस्थान के माध्यम से संस्कृत भाषा के विकास के लिए 271 संस्कृत माध्यम के विद्यालय 38 जिलों में संचालित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें पूर्व मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा 10वीं और 12वीं के समकक्ष स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। राज्य स्तरीय शासकीय आवासीय संस्कृत कन्या विद्यालय भोपाल में संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा 4 आदर्श आवासीय संस्कृत विद्यालय दतिया, सिरोंज, डिंडोरी एवं रतलाम में भी संचालित किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, सामान्य विद्यालयों में भाषा फार्मूले के तहत कक्षा 10वीं तक संस्कृत भाषा की उपादेयता सर्वविदित है। वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत तीनों भाषाओं की समअंकी रखा गया है, अर्थात उनके लिए परीक्षा में पूर्णांक समान रूप से निर्धारित किए गए। प्रदेश में संस्कृत विषय में वर्ग 1 के शिक्षकों को के 2729 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 2232 पद भरे हुए हैं। शेष पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं।
इसी प्रकार संस्कृत विषय के वर्ग 2 के शिक्षकों के 9,790 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 6,439 पद भरे हुए हैं। शेष पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा 400 पद सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित भी किए गए। प्रदेश की अशासकीय आवासीय हमारी जो प्राप्त संस्कृत शालाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 8 से 10,000 रुपये के मान से शिष्यवृत्ति आर्थिक सहायता महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से गत 2 वर्षों से सतत दी जा रही है। विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाने के हेतु विभिन्न गतिविधियां, प्रतियोगिताएं जैसे कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में आयोजित होने वाले ओलंपियाड में संस्कृत एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाता है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कालिदास समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत संस्कृत में श्लोक वाचन, नृत्य नाटिका, संस्कृत में भाषण, चित्रांकन से संबंधित प्रतियोगिता शाला, विकासखंड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर संस्कृत संवर्धन हेतु आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार बालरंग प्रतियोगिताओं में संस्कृत संबंधी प्रतियोगिता को शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण संवर्धन हेतु किए जा रहे उपयुक्त प्रयासों से विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है और लगातार रुचि बढ़ी है। माननीय सदस्य को आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी चूँकि देव भाषा संस्कृत भाषा है, इसकी बेहतरी के लिए इसको बच्चों के अंदर और इसको उनकी रुचि बच्चों की इसके लिए बढ़े, इसके लिए हमारा विभाग कृत संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में संस्कृत भाषा उत्तरोत्तर वृद्धि करे। शिक्षा के माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के बीच में उतारें, इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। अभिलाष जी अब कुछ है तो नहीं? अच्छा, मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार अस्ति माननीय मंत्री जी। आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन पर एक इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ रहा है। मैंने संस्कृत पे पूछा, आपने संस्कृत पे उत्तर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर उन्होंने त्रिस्तरीय जो भाषा को लाने का उन्होंने काम किया है, तो 9th से 10th तक का और 11th और 12th में हम हिंदी और इंग्लिश को तो अनिवार्यता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा को हम अनिवार्यता नहीं दे पाते हैं त्रिभाषा फार्मूले के तहत, और उसको व्यावसायिक भाषा से हम उसको कंप्यूटर और व्यावसायिक भाषा से उसको रिप्लेस करते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें ज्योतिष, वास्तु, रत्न विज्ञान, पूजा पाठ, ये सारे व्यावसायिक उपक्रम के माध्यम से लोग अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि त्रिभाषा फार्मूले को लेकर सरकार की क्या योजना है और भविष्य में ये प्रदेश व्यापी संस्कृत को हम किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, उस दिशा पर माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जैसे उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति पर व्यापक काम हुआ है और नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पे हमारी सरकार भी काफ़ी आगे बढ़ी है। टास्क फोर्स के माध्यम से लगातार उसके क्रियान्वयन के लिए हम बीच बीच में बैठकर तैयारी करते रहते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला लागू किए जाने का उल्लेख है। मध्य प्रदेश की सरकार नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए, जैसा मैंने कहा, कि हम प्रतिबद्ध भी हैं। वर्तमान में 3 भाषाएं पढ़ाए जाने का प्रावधान है, परंतु किसी एक भाषा के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा का विषय भी ले सकता है, यह वर्तमान में प्रावधान है। नई शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हम उसके लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। और जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी, मापदंड पूरे हो जाएंगे, तो आपकी जो मंशा है उस पर भी हम आगे आने वाले समय में काम करेंगे। दूसरा पूरक प्रश्न जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो संस्कृत माध्यम से विद्यालय संचालित हैं, इनमें सरकार क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, किस किस्म की स्कॉलरशिप छात्रों को दी जा रही है। साथ ही चूंकि ये मेरे विधानसभा से भी जुड़ा हुआ विषय है, उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर की एक हिस्टोरिकल विधानसभा है
और उसमें बड़ी संख्या में संस्कृत को पढ़ने वाले लोग भी रहते हैं और ऐसे पंडित भी निवास करते हैं। और मध्य प्रदेश में शाजापुर और राजगढ़ जिले में झिरी और नरसिंहपुर का गोहद गांव है जिसमें भाषा के रूप में संस्कृत बोली जाती है। मुझे ये लगता है कि तो भाषा के रूप से संस्कृत बोली जाती है। हिंदी और इंग्लिश हमारी भाषा के प्रचलन का माध्यम है, इसलिए ये दोनों जीवित हैं, लेकिन संस्कृत हमारे बोलचाल का हिस्सा नहीं है। मुझे ये लगता है कि संस्कृत को यदि जीवंत रूप प्रदान करना है तो कहीं ना कहीं बोलचाल की भाषा में भी संस्कृत का उपयोग किया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार आगामी समय में संस्कृत दिवस के रूप से, जिस तरह से 1969 में भारत की सरकार ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने जो बात कही थी और श्रावण मास में उसे एक सप्ताह के रूप से मनाने की बात कही थी, क्या मध्य प्रदेश में बहुत गंभीरता के साथ इस तरह से संस्कृत सप्ताह या संस्कृत दिवस बनाने की कोई योजना सरकार करेगी ताकि बच्चों में और बाकी सब लोगों में संस्कृत के प्रति जागरूकता हो पाए? बात आ गई जी माननीय मंत्री जी, आपकी भावना अपनी जगह ठीक है। लोकसभा की कार्यवाही में भी संस्कृत का समावेश है, वहाँ ट्रांसलेट होती है। मंत्री जी वैसे ही आधा आश्वासन तो माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से मिल गया। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, प्रदेश में शासकीय आवासीय संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है। 2022-23 से योजना लागू की गई है। 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को हम 8,000 रुपये प्रतिवर्ष और 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देते हैं। विगत वर्ष 24-25 में भी इसकी लगभग 3500 बच्चे थे जिनको इसका लाभ दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2014 में मध्य प्रदेश में 34 संस्कृत के विद्यालय थे। आज 11 साल के बाद 2025 में इन विद्यालयों की संख्या बढ़कर 271 हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। और जैसा आपने कहा कि संस्कृत सप्ताह या संस्कृत, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक नवाचार की व्यवस्था यहाँ पर लागू की है। पहले गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी, अब गुरु पूर्णिमा पूरे विद्यालय और सारे प्रदेश में हमारे महाविद्यालय उसको मनाते हैं। गुरुओं के, शिक्षकों के आदर में उनका मान सम्मान करते हैं। पहले गुरु जी का मतलब ये माना जाता था आचार्य हमारे जो वो हैं उनके केवल वंदना होनी चाहिए, लेकिन कुलपति भी कुल गुरु हो गए हैं। कुलपति भी कुलपति को कुल गुरु करने का काम किया गया। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, एक और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी चूंकि वित्तीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन भविष्य में इस तरह का, वित्त मंत्री जी भी यहाँ बैठे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ जिलों में ये प्रयोग करने जा रहे हैं कि कैसे संस्थान हम बनाने जा रहे हैं जहाँ संस्कृत, वैदिक और योग, इन तीनों की शिक्षा एक ही कैंपस में दें। संस्कृत, वैदिक, यौगिक संस्थान, इस तरह की एक हम लोग इसकी एक तैयारी कर रहे हैं। चूँकि अभी बहुत प्राइमरी स्तर पर है, ये शैशवावस्था में है, लेकिन अगर वित्त से अनुमति मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद इस पर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि आगे आने वाले समय में हर जिले में इस तरह की व्यवस्था लागू हो। और ये होता है तो संस्कृत के लिए मुझे लगता है बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। जी माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, बहुत बहुत आभार। अभिलाष जी प्लीज। जी माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी की बात चल रही है, सबसे सीनियर पंडित गोपाल भार्गव जी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट में बोलना चाहूंगा कि माननीय, एक मिनट, गोपाल भार्गव जी बोल रहे हैं। एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, गोपाल भार्गव जी बोल। माननीय सदस्य अभिलाष जी के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। एक बहुत ही हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे आदि इतिहास से जुड़ा हुआ विषय है। संस्कृति बिना संस्कृति के बिना संस्कृत नहीं, और संस्कृत के बिना सनातन नहीं। अध्यक्ष जी, अनेक भाषाओं के बारे में अलग अलग संस्थान बने हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है और जो उत्तर शासन की तरफ से आया है, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, यदि वास्तव में संस्कृत के लिए उन्हें, उनके मन में इच्छा है, हमारी सरकार के मन में तो है, और हमारी पार्टी की जो मूल भावना है
वह हमारी संस्कृति और सनातन से ओतप्रोत है अध्यक्ष महोदय, और इसलिए हमारी प्राथमिकता होना चाहिए कि हम संस्कृत का उन्नयन और बल्कि जो विलुप्त होती जा रही है उसका हम फिर से हम उसको नवजीवन कैसे दें। मैं पिछले 22 वर्षों से एक संस्कृत विद्यालय चलाता हूँ और संस्कृत विद्यालय बढ़ के महाविद्यालय हुआ है। महाविद्यालय इसी से जो हमारा संदीपनी जो संस्थान है उससे द्वारा संचालित होता है, मान्यता उसी से होती है। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ, जो संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में चलाता हूँ, शायद यहाँ अधिकारी बैठे होंगे, टॉप 5 लड़कों में, टॉप 5 छात्रों में मेरे ही विद्यालय के जो मेरे संचालित करता हूँ उसके ही छात्र आए हैं इम्तहान में, बोर्ड के इम्तहान में देश में। लेकिन बड़े दुख की बात है अध्यक्ष महोदय कि किसी प्रकार की शासकीय सहायता 22 वर्षों में मुझे 1 रुपया की भी, ना भवन बनाने के लिए, ना किताबों के लिए, ना आवास के लिए। आवास ही है मेरा 300 छात्रों का विद्यालय। हमारे शायद प्रभारी मंत्री जी ने देखा होगा, कई लोगों ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। मैं इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि वास्तव में मदद करना है, आप शासकीय स्कूलों में पद बढ़ा रहे हैं, मुझे मालूम है कि वहाँ पर क्या होता है, क्या स्थिति होती है, कैसे मार्क नंबर दिए जाते हैं, कैसी मार्कशीट मिलती हैं, क्या होता क्या नहीं होता। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि संस्कृत में संवाद करा लें हम संस्कृत के शिष्यों का, जितना संवाद अभी विधायक जी और माननीय मंत्री जी के बीच में हुआ है, शायद इतना संवाद हमारे वो जो डिग्रीधारी हैं संस्कृत विद्यालय में पढ़ाते शायद नहीं कर पाएंगे। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि यदि वास्तव में संस्कृत का पुनर्जीवन करना है तो ऐसी संस्था है मैं चला रहा हूँ, मुझे मालूम है कितना बोझ मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से आता है, और कहीं ना कहीं से हम अपनी व्यवस्थाएं करके उसको संचालित कर रहे हैं। हमारे सागर में 120 वर्ष पुराना शिलाकारी जी के द्वारा संचालित संस्कृत धर्मश्री में संचालित विद्यालय, अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय में महाविद्यालय है वो, हाँ महाविद्यालय हो गया, तो थोड़ा शैलेंद्र जी के आवास के निकट ही 120 वर्षों से, और वहाँ शैलेंद्र जी के आवास के निकट है, फिर सहायता की क्या जरूरत है। 120 वर्षों से अध्यक्ष महोदय विद्यालय संचालित है, और धनाभाव के कारण से वहाँ पे जो सलाहकार जी उसको चलाते थे, तो चमेली चौक में, बड़ा बाजार में, धर्मश्री में इनके यहाँ भिक्षावृत्ति करके वो बच्चों के लिए पढ़ाते थे, वहाँ उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं उसे। अध्यक्ष महोदय, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके, और हम इनके लिए जो वास्तव में कई तो ऐसे ही खुल जाते हैं, फर्जी भी होते हैं, सहायता लेने के लिए उनके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन जो वास्तव में चल रहे हैं, एक समिति बना के 1 आध महीने में आप उसकी रिपोर्ट ले लें और वास्तव में उसको आप देखें भौतिक रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी हम यदि सहायता करेंगे तो वास्तव में इसके पीछे को था। यदि कर्मकांड की बात अभी की, यजमान सारी सामग्री इकट्ठी करके पुण्य प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अच्छे पंडित से पूजा करवाना चाहते हैं। मैं चूँकि वर्ण से ब्राह्मण, मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्णतः हमारे कई विप्रजनों के लिए कर्मकांड की शिक्षा भी नहीं दी जाती, इसलिए वो अधूरे कभी कभी मंत्र पढ़ते हैं, और इस कारण से यजमान के लिए जो पुण्य मिलना चाहिए, या हमारी संस्कृति में जो पुराणों में, वेदों में, संस्कृति में, धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी उल्लेख है, उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता। इसलिए ज़रूरी है शुद्ध व्याकरण, शुद्ध उच्चारण और सही मंत्र यदि पढ़े जाएंगे तो ये कहा गया है कि देवता भी अवतरित हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम संस्कृत के लिए वास्तव में उसकी पुनः स्थापना करना है, तो हम एक समिति बना के 1 महीने में रिपोर्ट लेके और उसका उत्थान करेंगे तो बहुत भला होगा। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं इतना अनुरोध करना चाहूँगा। अनिल जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है भाई। हाँ, कि किसी विद्यालय में जब 2 अतिशेष अतिथि विद्वानों को पृथक करना हो तो सबसे पहले संस्कृत वाले को अलग कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है माननीय मंत्री जी, जो स्नातक किए हुए हैं
संस्कृत से जो स्नातक किए हुए हैं, कृपया उनको जो है अनिवार्यता उस विद्यालय में उनको अध्यापन कार्य कराने की अनुमति प्रदान की जाए। ऐसा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। जयवर्धन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसमें प्रश्न ही करेंगे अपन एक एक। जैसा कि माननीय गोपाल भार्गव जी ने भी अभी सदन में अपनी बात रखी है, उसी प्रकार से राघोगढ़ में भी माननीय अध्यक्ष महोदय आवन ग्राम में 2001-2002 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा आचार्य वाचस्पति शुक्ल संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया था ग्राम आवन में। और जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, माननीय मंत्री महोदय प्रहलाद पटेल साहब भी वहाँ पधार चुके हैं ग्राम आवन में, और वर्तमान सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी वहाँ पर रात को विश्राम कर चुके हैं। लगभग 70 बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और अनेकों बच्चे जिन्होंने वहाँ से पढ़ाई पूरी की है, तिरुपति बालाजी से लेकर केदारनाथ तक भी वहाँ पर आज वो पूजा अर्चना वहाँ पर करवा रहे हैं। तो बहुत ही मतलब सही सलाह माननीय गोपाल भार्गव जी ने दी है। तो अगर इसकी समिति बनती है तो मेरा आपसे ये प्रार्थना रहेगी कि मुझे भी उसमें शामिल किया जाए, और जो आवन में जो विद्यालय स्थापित है, लगातार 2023 और 24 में पूरे देश में हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, द्वितीय स्थान का पूरे देश भर में। माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा विद्यालय है जी, धन्यवाद। अनिल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ही संस्कृत के संवर्धन के लिए 471 नंबर लगा था, पर चूंकि आज मेरा नंबर नहीं आया, मैं अविलास जी को और विशेषकर आदरणीय गोपाल भार्गव जी प्रश्न करें प्लीज। प्रश्न मेरा प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 9वीं व 10वीं में किन किन भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है। वर्ष 2025 के हाई स्कूल परीक्षा 10वीं में किस किस भाषाओं को कितने कितने विद्यार्थी पंजीकृत थे। क्या एक भाषा के स्थान पर व्यावसायिक विषयों का संस्कृत भाषा का चल रहा है तो संस्कृत का ही पूछो ना। हाँ, तो संस्कृत भाषा के संबंध में माननीय मैंने पूछा है कि संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग की क्या योजना है। ठीक है, माननीय मंत्री जी सबका सामूहिक उत्तर दे दो आप। जी, माननीय अध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय भार्गव जी ने जो विषय रखा, स्वाभाविक रूप से मैं तो पड़ोसी भी हूँ, तो मेरे मन में जिज्ञासा भी हुई है, तो मैं तो जल्दी जाकर उस विद्यालय में जाने का अवसर मिलेगा, ऐसे मैं प्रयास भी करूँगा। एक जानकारी के लिए बताना चाहता था, आपने सांदीपनी वेद संस्थान का उल्लेख किया था कि उससे संबद्ध है शायद सांदीपनी वेद संस्थान उज्जैन, ये भारत सरकार की संस्था है और हमारे प्रदेश महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से संचालित होती है। दो अलग अलग तरह के संस्थान काम कर रहे हैं, फिर भी अगर सांदीपनी वेद संस्थान से संबद्ध है तो हम भारत सरकार से बात करके उसकी बेहतरी के लिए क्या हो सकता है वो काम करेंगे, और जो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से संबंध विद्यालय हमारे हैं तो उनकी बेहतरी के लिए हम काम करते हैं, स्कॉलरशिप आदि देने का काम करते हैं। और दीप फुंदे जी ने जैसा कहा कि संस्कृत शिक्षक रहें, तो हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत शिक्षक अतिशेष ना हो, कम से कम एक शिक्षक जहाँ पर संस्कृत के विद्यार्थी हैं वहाँ पर आवश्यक रूप से रहे, इस बात की चिंता विभाग करेगा। और ऐसे आवन ग्राम का आपने बताया है, तो अगर वो हमारे महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से संबद्ध है तो स्वाभाविक रूप से उसकी चिंता करने की जिम्मेदारी हमारी विभाग की, और हम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर संस्कृत विषय ऐसा है कि हमारी देव भाषा, जैसा आदरणीय भार्गव जी ने कहा कि उसके लिए तो जो कर सकता है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में शासन कर रही हो वहाँ तो वो सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करेगी, हमारी देव भाषा समृद्ध हो और उसकी और हम उसकी जड़ों को मजबूत कर सकें, अगली पीढ़ी तक उसको और बेहतर तरीके से ले जा सकें, ये सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार करेगी। धन्यवाद मंत्री जी। विसाऊलाल सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का 10वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। श्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पंचदश विधानसभा के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों संबंधी तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्योंकि 1000 करीब अपूर्ण हमारे पास क्वेश्चन थे, जिसका 600 का हम सभी सदस्यों ने मिलकर समाधान करके आज हम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। चलो, बहुत धन्यवाद।
आज की कार्यसूची में सरल क्रमांक 1 से 53 तक उल्लिखित याचिकाएं सदन में प्रस्तुत की हुई मानी जाएंगी। श्री इंदर सिंह परमार जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 के पूर्व स्थापन की अनुमति चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 के पूर्व स्थापन की अनुमति दी जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, अनुमति प्रदान की गई। श्री इंदर सिंह परमार जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 का पूर्व स्थापन करता हूँ। श्रीमान जगदीश देवड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 के पूर्व स्थापन की अनुमति चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 के पूर्व स्थापन की अनुमति दी जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, अनुमति प्रदान की गई। श्री देवड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 का पूरा स्थापन करता हूं। रजिस्ट्री मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 श्री देवड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं रजिस्ट्रीकरण मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 के पूरे स्थापन की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 के पूरे स्थापन की अनुमति दी जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, अनुमति प्रदान की गई। श्रीमान देवड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं रजिस्ट्रीकरण मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 का पूरा स्थापन करता हूं। भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 श्रीमान देवड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 के पूरे स्थापन की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 की पुनर्स्थापन की अनुमति दी जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, अनुमति प्रदान की गई। श्री देवड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 का पूरा स्थापन करता हूं। अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। सदन की परंपरा के अनुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। तब वित्त मंत्री जी सभी मांगें प्रस्तुत कर दें। मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है। श्री जगदीश देवड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 54 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर 2,335 करोड़ 36,80,998 रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अब चर्चा होगी। श्री लखन गनगोरिया जी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट 2,335 करोड़ 36,80,998 रुपये का लगभग 28 मांग संख्याओं के लिए मांगा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 4 लाख करोड़ का
कर्जा सह रही सरकार, आम जनमानस और समय समय पे अनुपूरक के अलावा भी समय समय पे कर्ज लिया जाता है। वस्तु स्थिति पूरे प्रदेश की जो है वो बड़ी अजीब है। आपके अधिकारी आपको वो बताते हैं, सरकार को जो आपको बताते हैं वो सच नहीं होता, ज़्यादातर झूठ पे आधारित होता है, असत्य पे आधारित होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नहीं बताते वो आईना हम विपक्ष के साथ ही आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो आपसे छुपाया जाता है, सरकार से छुपाया जाता है, वो आईना हम दिखाना चाहते हैं। ये फाइलों में आपको जो कुछ भी बता दे, किसी ने लिखा है तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। ये सिर्फ ये दावा किताबी है, ये आंकड़े टोटल झूठे होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, उधर जमहूरियत का ढोल पीट रहे हो तुम, पर्दे के पीछे बर्बरता और वादा खिलाफी है। जब लखन भी आज के शेर में जरा मजा नहीं आया, थोड़ा उम्दा वाला और मजा नहीं आया, फिर से पढ़ दें। दूसरा बढ़िया। ये सहन नहीं हो रहा, ये सहन करना पड़ेगा भाई, ये सच्चाई है। आप तो अपनी बात जारी रखिए, पूरे झूठे हैं। लखन जी आप तो अपनी बात जारी रखिए। शेर और शायरी में पहले जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, जो हमारे निजी जीवन से जुड़ा होता है, वो होता है स्वास्थ्य सेवा का, स्वास्थ्य का। बड़ी भ्रामक स्थिति बनती है और लगभग 3-4 महीने में बड़ी भ्रामक स्थिति बन गई। हमारे यहाँ ये घोषणा हुई, बार बार ये एक भ्रम की स्थिति बनती है कि मेडिकल विश्वविद्यालय को बंद किया जा रहा है। जबलपुर में स्थित है, 2010 में इसकी स्थापना हुई, 2002 में इसकी घोषणा हुई थी और एक नहीं 3 मुख्यमंत्रियों ने इसकी पुष्टि की थी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के समय पे बना और जब इसकी स्थापना हुई तो एक बिल्कुल पवित्र धारणा थी, सोच थी कि मेडिकल शिक्षा के मामले में जो पूरे के पूरे एफिलेटेड मेडिकल कॉलेज थे वो क्षेत्र की यूनिवर्सिटियों से थे। यूनिवर्सिटी खुद तो अपना संचालन अच्छे से कर नहीं पा रही और मेडिकल कॉलेज कैसे चलते। उस समय गिने चुने कॉलेज थे, शासकीय कॉलेज मेडिकल गिने चुने थे, प्राइवेट 2-4 थे, आरडी गार्डी अरविंदो। तो ये आवश्यकता बनी कि जब निजी मेडिकल कॉलेज खोले गए और शासकीय मेडिकल कॉलेजों की भी तादाद बढ़ी। अब तो एक अवधारणा बन गई, एक कॉन्सेप्ट सरकार का आ गया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, हर जिले में इतने पैरामेडिकल कॉलेज, इतने डेंटल कॉलेज, इतने होम्योपैथी कॉलेज, ना जाने कितने कॉलेज होंगे। उनके लिए यदि एक यूनिवर्सिटी बनी है, उसके स्वरूप को खंडित करने का प्रयास हो रहा, बार बार कहा जा रहा। और इसकी पुष्टि इस बात से होती है, इसकी पुष्टि भी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपने उद्गार में, उन्होंने कहा कई जगह कि हर विश्वविद्यालय अपने मेडिकल कॉलेज संचालित करेंगे। विश्वविद्यालयों की स्थितियां आपके सामने, विश्वविद्यालय की स्थिति आपके सामने। विश्वविद्यालय खुद तो चला नहीं पा रहे, यूजीसी की ग्रांट पे चलने वाले विश्वविद्यालय किन स्थितियों में है। इसके अलावा
भ्रामक स्थिति यहीं खत्म नहीं होती है। एक बार और अब एक अलग से फरमान जारी हुआ, सरकारी अस्पतालों में बिना परीक्षा के मेडिकल टीचर बन सकेंगे। संख्या भी दे दी, संख्या उनकी दे दी, कितने प्रोफेसर, कितने एसोसिएट प्रोफेसर और कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, बगैर कोई मापदंड के, बगैर कोई योग्यता के यदि बनेंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी? बगैर किसी की, ये भ्रम की स्थिति है। एक दिन सरकारी अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों की टीचर की पात्रता दी जा रही, दूसरी तरफ मतलब यूनिवर्सिटियों को मेडिकल कॉलेज से अटैच किया जा रहा, मेडिकल विश्वविद्यालय बंद किया जा रहा। हमारा आपके माध्यम से आग्रह, माननीय सभापति महोदय, कम से कम इस बात में स्थिति स्पष्ट तो हो। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गंभीर हैं, धीर गंभीर हैं, लेकिन ये भ्रामक स्थिति तो है। 5,000 करीब मेडिकल MBBS डॉक्टर बेरोजगार हैं, 5,000। इससे ज़्यादा आपके पास पद रिक्त है मेडिकल डॉक्टरों के, और तो और PG के डॉक्टरों के पद 2,000 से ज़्यादा रिक्त थे। स्वास्थ्य सेवाएं आप कितना कह लें, कितना पीठ थपथपा ले, तब बोल रहे थे। माननीय गहलोत जी ने बताया बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन मशीन भी आ जाती, टेक्नीशियन नहीं होते हैं। मशीन सड़ जाती है, बिल्डिंग जर्जर हो जाती है। सब जगह, सारे जिलों में बने होंगे संजीवनी क्लिनिक, सब जगह बने हैं संजीवनी क्लिनिक, सिर्फ बिल्डिंग बन के तैयार है। अच्छा कॉन्सेप्ट था सरकार का, बिल्डिंग बन के तैयार है, स्टाफ नहीं है। आपने नगरीय निकाय को सौंप दी बढ़ाने के लिए, लेकिन नगरीय निकाय ने आपको बना के दे दी। उसके बाद ना तो आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ है, ना आपके पास डॉक्टर्स है, और वो बनी की बनी सब बिल्डिंगें जर्जर हो रही। संजीवनी क्लिनिक की स्थिति है। आप और भी कई जगह देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सबसे जर्जर है। माननीय मंत्री जी अच्छे गंभीर है, लेकिन अधिकारी जो दिखा रहे वो ही बोलते हैं मंत्री जी। सच्चाई, जमीनी हकीकत क्या है? भ्रम की स्थिति है पूरे स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, माननीय मंत्री जी इस चीज़ में जरूर स्पष्ट करेंगे कि मेडिकल विश्वविद्यालय में जो भ्रम की स्थिति बनी है मेडिकल विश्वविद्यालय को लेकर, वो वस्तु स्थिति क्या है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्रीय विश्वविद्यालय से, जो क्षेत्रीय विश्वविद्यालय संचालित करेंगे, एक तरफ वो बोलते हैं, एक तरफ मेडिकल कॉलेज के टीचरों के लिए मापदंड क्या हो, उस पर भ्रामक स्थिति बनी हुई है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें जरूर आप स्थिति स्पष्ट करेंगे, क्योंकि प्रदेश की का जनमानस स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज़्यादा परेशान है। ये आपसे आग्रह है। और भी कई स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी दिक्कतें लोगों को है, बहुत सी दिक्कतें। आपका आयुष्मान कार्ड की स्थिति अलग है। निजी अस्पतालों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए आधार कार्ड उन्हीं अस्पतालों में चल रहा है जो अपनी अप्रोच से जो यहाँ अधिकारियों को सेट कर लेते हैं, और फिर बड़ा जो इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा, वो ये हो रहा कि गरीब व्यक्ति, सरकार की मंशा अच्छी है आयुष्मान कार्ड से इलाज करने की, बहुत अच्छी मंशा है, लेकिन पहले जब जाता है मरीज तो वहाँ ये कहा जाता है कि ये हम पहले इसको देख लें कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तब तक आप पैसे जमा कर दीजिए। जब उसका पैसा आ जाता है आयुष्मान का, तो वो जो उसने निजी पैसा जमा किया है वो उसको वापस नहीं मिलता, सारे अस्पताल, निजी अस्पताल के मालिक खा जाते हैं। ये तमाम भ्रामक स्थितियां बनी हुई है। दूसरा, माननीय
वो कैलाश भैया के विभाग से संबंधित है। भारी भरकम राशि मांगी जाती है नगरीय निकाय की। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट तरीका हो गया खाने का, हर चीज में गजब का। एक बारिश में पहले होता था कि रोडें धुलती थी, अब एक बारिश में घुल गई हैं माननीय सभापति महोदय। आप किसी भी जिले में जाके देख ले, हर शहर की स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी है। एक बारिश हुई, ये जबलपुर की स्थिति बता रहा है माननीय सभापति महोदय। 40 दिन के अंदर एक रोड बनी, 40 दिन हुआ, 40 दिन के अंदर 40 लाख की रोड छलनी हो गई है। धूल फैल रही है वहाँ, अकेली एक नहीं, ऐसी कम से कम जबलपुर में 10-15 रोडें हैं जो 40 दिन के अंदर बनी। और सब की स्थिति, नगर निगम की सबकी स्थिति बिल्कुल अजीब टाइप की हो गई। गड्ढों में तब्दील हो चुकी, गड्ढों में तब्दील हो चुकी। वहीं पे एक हास्यास्पद स्थिति, एक व्यंग हुआ, बड़ा विचित्र व्यंग था कि हमारी नगर निगम को, जबलपुर नगर निगम को स्वच्छता में 5वां अवार्ड दिया गया। यहाँ बैठे होंगे हमारे जबलपुर के साथी या जबलपुर से को जो नज़दीक से जानने वाले, जबलपुर में आप चले जाएं, कैलाश भैया मानते नहीं, उनकी आंखों में सिर्फ इंदौर का चश्मा लगा है। प्रदेश उनको इंदौर ही में बस प्रदेश दिखता है। जबलपुर, प्रहलाद जी बैठे, उदय प्रताप जी बैठे हैं, ये जबलपुर से जो जुड़े हुए लोग हैं, एक रोड पे चले जाएं, किसी भी रोड पे, तो तस्वीर देख लेंगे। स्वच्छता किस बात का की? कचरों के ढेर का अंबार है। डोर टू डोर कलेक्शन कचरे का जो होता था वो ठप है। गाड़ियाँ, कचरे वाली गाड़ी में कचरा फेंको जी, पूरी कचरे में चली गई है, लेकिन 5वें नंबर का अवार्ड मिल रहा। पूरा शहर हंस रहा है कि किस बात पे मिला है। जल प्लावन की स्थिति यदि आपको कहीं देखने मिलेगी तो जबलपुर में जो आके देखें, एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का नाला जो 374 करोड़ में बना, 80 फुट 100 फुट के नालों को 12 बाई 12 कर दिया, कवर्ड कर दिया। पानी जब बारिश का बहता है तो अपनी वेग से बहता है, लोगों के घरों में घुसता है। जल प्लावन की स्थिति बहुत लंबे समय से, और कई बार मैंने सदन में बोला, मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक आध बार कैलाश भैया से भी कहता हूं, पूरा शहर पदयात्रा खूब करते हैं, वो प्रहलाद जी भी करते हैं, बहुत पदयात्रा करते हैं। एक बार हमारे साथ चल के देख लो प्यारे, एक बार चल के देख लें जबलपुर की स्थिति। वृक्षारोपण, ये दोषारोपण नहीं कर रहे हम, वृक्षारोपण की स्थिति बड़ी विचित्र है। वहां 20 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ उद्यान का निकला है, 20 करोड़ बंदरबाट हुआ है वृक्षारोपण के लिए। ये बाकायदा उसके प्रमाण हैं, नाम सहित ये प्रमाण हैं। हो क्या रहा कि चित्रकारों को काम सौंप दिया गया, शहर में कहीं भी खाली दीवार बनाओ, उसमें पेड़ की तस्वीर बना दो, उसी को वृक्ष समझ लेती है लोग। ये वृक्षारोपण है। ये पेंटिंग का 20 करोड़ रुपया, सिर्फ पेंटिंग का। वृक्षों की स्थिति क्या होगी? वृक्ष लगते हैं, जवाब मांगो तो बोलते जानवर खा गए, दिखते नहीं। पेंटिंग दिखती है, इसलिए कम से कम ये प्रूफ के नहीं पेंटिंग बन गई। ये 56 करोड़ के रोडों के ये प्रमाण है। और प्रमाण हम कहें आप तो मंत्री जी को दे देंगे, ये प्रमाण है 56 करोड़ की रोड जो बह गई है। अभी बह गई इस बारिश में। उसके बाद 5वां नंबर, चारों तरफ जाम की स्थिति है। ये बात आम है
चारों तरफ जाम है। ये जबलपुर में होता है। इंसान यदि बड़ा फुहारा मुख्य शहर के स्टेशन की तरफ जाएगा ना तो 1 घंटे में पहुंचता, तब तक उसकी ट्रेन छूट जाती। हमारे यहाँ एक जिला अस्पताल है, विक्टोरिया अस्पताल, अभिलाष जी के का भी क्षेत्र लगता है। ओमती चौराहे से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है। 500 मीटर की दूरी में यदि कोई मरीज